Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग के पास वक्त बहुत कम था और रास्ता एक ही था कि उसे बाओशे सरन को कैसे भी करके ढूंढना था, क्योंकि सिचान और जियांग चैंग के कहने के मुताबिक सिर्फ बाओशे सरन इस पूरे इंसिडेंट्स में उनकी हेल्प कर सकती थी। इसीलिए विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और उसने सिचान की तरफ और चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं बाओशे सरन को ढूंढूंगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना होगा। सिचान ने विंग की तरफ देखा और थोड़ा हल्की स्माइल करते हुए कहा, बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वो सब कार में बैठ गए। सिचान ड्राइव कर रहे थे। वो सब उस जंगल के बाहर आ गए और उस शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में चले गए। सिचान ने लाइब्रेरी में एंटर किया और जहाँ सबसे पुरानी और हिस्टोरिकल बुक रखी जाती थी, उस सेक्शन में सिचान ने एक बुक को ढूंढना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद उन्हें वो बुक मिल भी गई। सिचान ने उस बुक को बाहर निकाला और उस बुक को बोरो कर लिया और वो सब फिर से कार में बैठ गए। अब वेनिंग ड्राइव कर रहा था और सिचान विंग के साथ पीछे बैठे हुए थे। साथ ही जियांग चैंग भी पीछे बैठा हुआ था। सिचान ने उस बुक को ओपन किया और विंग के सामने गुसू का हिस्टोरिकल टाइम वाला मैप निकाला। सिचान ने विंग को समझाते हुए कहा, गुसू, तुम जिस एरिया में रहते हो वही है, लेकिन गुसू का वो इलाका जहाँ कल्टीवेटर्स रहा करते थे, मतलब हिस्टोरिकल एरा में जिस जगह कल्टीवेटर रहा करते थे, वो पहाड़ के ऊपर है और तुम्हें वही जाना होगा। कहा जाता है कि आज भी पुराने गुस्सू की झलक देखने को मिलती है, पर किसी भी मैगजीन में उस गुस्सू का फोटो नहीं है, क्योंकि आज तक कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। इनफैक्ट ये मिथ या रूमर भी हो सकता है, पर हमारे पास अभी फ़िलहाल इस पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हो सकता है बाओशे सरन तुम्हें उसी पुराने गुस्सू में मिले। इसके लिए तुम्हें इस पहाड़ को पूरा चढ़ना होगा, क्योंकि गुसू पहाड़ के सबसे टॉप पर है। साथ ही अभी सीज़न विंटर का है और हिस्टोरिकल एरा में यहाँ बर्फ़ गिरती थी, ये भी कहा जाता था। इसीलिए पहाड़ के ऊपर का टेम्परेचर बहुत लो होता है। इसीलिए तुम्हें खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम खुद इंजर्ड हो। तुम्हें कैसे भी करके वहाँ बाओशे सरन को ढूंढना होगा। विंग सिचान की तरफ देखता है और कंसर्नली पूछता है, अगर बाओशे सरन वहाँ नहीं मिली तो। तुरंत जियांग चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वो वहाँ नहीं मिली तो हो सकता है वो यिलिंग माउंटेन पर होगी। ये सुनकर विंग जियांग चैंग की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखता है। जियांग चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, यिलिंग माउंटेन, ये वही माउंटेन है जिसके एक साइड से इस फ्लूट को खोद कर निकाला गया है। ये सुनकर विंग टोटली शॉक हो चुका था। जियांग चैंग डीप ब्रेथ लेते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्रे करो कि तुम्हें बाओशे सरन गुसू को ही मिल जाए, क्योंकि यिलिंग माउंटेन पर तुम्हारा जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यिलिंग माउंटेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ गवर्नमेंट ने सबका जाना बैन करके रखा है, क्योंकि आज तक उस माउंटेन पर जो भी गया है वो शायद ही कभी वापस आया हो। कहा जाता है कि वहाँ बहुत डेंजरस और सबसे खतरनाक कल्टीवेटर, या यूँ कहा जाए डिमोनिक कल्टीवेटर, यिलिंग पिट्रियाक की सोल कैद है। पर आज तक यिलिंग पिट्रियाक को किसी ने भी नहीं देखा। इवन उसकी कोई भी तस्वीर तक मौजूद नहीं है। कहा जाता है हिस्टोरिकल एरा में दो सबसे पावरफुल और ख़तरनाक कल्टीवेटर हुआ करते थे, जो पूरे वर्ल्ड में अच्छाई और बुराई को मेंटेन करते थे। हांग वांगजुन द लाइट बियरिंग लॉर्ड था, जो अच्छाई का प्रतीक था। वही यिलिंग पिट्रियाक एक डिमोनिक कल्टीवेटर था, जो यिन एनर्जी को कल्टीवेट करता था। जैसे सूरज और चांद एक साथ होकर भी कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही अच्छाई और बुराई भी एक साथ होकर भी मिल नहीं सकती। पर इन दोनों ने इन कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर एक गलती की। इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की गलती की। रूमर तो ये भी है कि यिलिंग पेट्रियार्क हांग वांगजुन से प्यार नहीं करता था, उसने बस हांग वांगजुन को धोखा दिया था।
ताकि वो इस दुनिया से बुराई को मिटा सके, अच्छाई को मिटाकर बुराई का राज इस दुनिया पर करवा सके। पर इस कोशिश में वो पूरी तरीके से फेल हो गया। कहा जाता है कि हांग वांगजुन ने मजबूर होकर यिलिंग पेट्रियार्क को जान से मार दिया था, और वो भी यिलिंग माउंटेन पर। इसीलिए उस माउंटेन को सबसे ज़्यादा शापित माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि उस पर इस दुनिया के सबसे डार्क कल्टीवेटर की सोल कैद है। विंग ये बहुत क्यूरियसली सुन रहा था। चैंग ने जब अपनी बात को ख़त्म किया तो विंग ने चैंग की तरफ देखते हुए क्यूरियसली पूछा, अगर यिलिंग पेट्रियार्क को हांग वांगजुन ने मार दिया तो बाद में हांग वांगजुन का क्या हुआ? सिचैन ने डीप ब्रेथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली कहा जाता है कि हांग वांगजुन ने यिलिंग पेट्रियार्क को तो मार दिया, पर वो खुद भी अपने प्यार के हाथों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। द ग्रेट कल्टीवेटर हांग वांगजुन यिलिंग पेट्रियार्क के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, और बाद में उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली, और इस लव स्टोरी की एक सैड एंडिंग हुई। पर अभी भी वो एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाए। कहा जाता है कि हांग वांगजुन की सोल को भी गुसू के किसी सीक्रेट एरिया में कुछ ग्रेट कल्टीवेटर्स ने और एल्डर्स ने कैद करके रखा है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, साथ ही वो क्यूरियस भी था, क्योंकि अपने ही हाथों अपने प्यार की जान लेना कोई आसान बात नहीं होती। विंग ये अच्छी तरीके से समझ सकता था, क्योंकि आज वो भी वांगजी से पागलों की तरह प्यार करता था, और वांगजी को आज इतनी चोट लगते हुए जब उसने देखा वो पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर तो द ग्रेट नोवेल हांग वांगजुन ने अपने ही प्यार की अपने ही हाथों जान ली थी, तो विंग समझ सकता था कि उनका दर्द कितना बड़ा होगा। साथ ही अगर यिलिंग पेट्रियार्क ने भी हांग वांगजुन से 1% भी सच्चा प्यार किया होगा तो अपने प्यार के ही हाथों मरते हुए यिलिंग पेट्रियार्क को कितना दर्द हुआ होगा। पता नहीं क्यों, पर अभी विंग यिलिंग पेट्रियार्क और हांग वांगजुन दोनों का भी दर्द महसूस कर पा रहा था, और वो ये स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। वो अभी अपने सोच में इन दोनों के प्यार की कहानी को सोच ही रहा था। तभी सिचैन उसकी ध्यान को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे भी करके बाओशा सरन को ढूंढना होगा। फिलहाल हांग वांगजुन और यिलिंग पेट्रियार्क की स्टोरी को साइड को रखो और सिर्फ बाओशा सरन पर फोकस करो, क्योंकि फिलहाल तुम्हारा अल्फा को सिर्फ बाओशा सरन ही बचा सकती है। विंग नोट करता है। सिचैन वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है, कार को माउंटेन की साइड पे लेके चलो और वही रोक देना। वेनिंग नोट करता है और वो कार को फास्टली ड्राइव करने लगता है, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और उन लोगों के पास वक्त बहुत कम था। थोड़ी ही देर बाद विंग और बाकी सब फाइनली माउंटेन के नीचे थे। सिचैन ने विंग के लिए कुछ चीज़ें अरेंज कर दी थी, जिससे वो माउंटेन के ऊपर आसानी से चढ़ पाए, पर अभी विंग के साथ कोई भी जा नहीं सकता था। इसलिए सिचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, अपना ख्याल रखना, क्योंकि भले ही ये गुसू एक वक्त में लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांगजुन का घर था, इसीलिए इस पर ऑब्वियसली प्योर एनर्जी ही होगी, पर फिर भी हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए खुद का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। विंग ने नोट किया और उसने वेनिंग और न्यू हुसैन को एक बार हक किया। साथ ही उसने सिचैन और जियांग चैंग को बो किया और वो अपने रास्ते पे निकल गया। विंग बहुत तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ा रहा था, क्योंकि उसके पास वक्त ऑब्वियसली नहीं था। ऑलरेडी दोपहर के 1 बज चुके थे। उसके पास सिर्फ 14 घंटे थे और गुसू का पहाड़ अच्छा खासा बड़ा था। साथ ही यहाँ सालों से कोई नहीं आया था, इसीलिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर विंग के इरादों को तोड़ सके इतना मुश्किल तो वो रास्ता नहीं था। विंग धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। साथ ही वो टाइम टू टाइम अपनी वॉच को देख रहा था। उसने अपने साथ एक कंपास लाया हुआ था, जिसके थ्रू वो डायरेक्शंस को अज्यूम करके आगे बढ़ रहा था। विंग ऐसे ही लगातार 3-4 घंटों से पहाड़ के ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। विंग इस दौरान बहुत बार गिरा था,
पर उसे खुद को संभालना भी ज़रूरी था। वो जंगल था, इसीलिए वहाँ बहुत सारे जानवर भी थे। दिन में भी उस जंगल में सूरज की रोशनी बहुत कम गिर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबे लंबे पेड़ों ने उस पूरे पहाड़ को ढक लिया था। पर फिर भी विंग आगे बढ़ रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद गिरते पड़ते विंग फाइनली एक पुराने से खंडर टाइप कमान के आगे था, जिस पर बहुत ज़्यादा बेल और बाकी पेड़ों ने अपना घर बनाया हुआ था। उस पर कुछ लिखा हुआ तो था, पर विंग उसे क्लियरली पढ़ नहीं पा रहा था। खैर, विंग को वो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका था कि ये गुस्सू का एंट्रेंस हो सकता है। पर वो एंट्रेंस बहुत बुरी तरीके से पेड़ों से लॉक था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ सालों से कोई नहीं आया था, तो वहाँ पेड़ पौधे उग चुके थे। विंग ने जैसे तैसे करके अपने पास जो छोटा चाकू वगैरह रखा हुआ था, उससे उन पेड़ पौधों को काटा और वो अंदर की तरफ जाने लगा। ऑब्वियसली उसे इस दौरान बहुत सारी खरोंचें लग चुकी थी, उसका पैर भी इंजर्ड था, पर उसे अपने अल्फा को भी बचाना था। इसीलिए वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गया था और कमान से अंदर की तरफ जा चुका था। विंग बहुत देर से चल रहा था। वो एंट्रेंस पीछे छोड़े बहुत देर हो चुका था, पर विंग को अभी अपने आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ ऐसी जो ये इंडिकेट कर सके कि यहाँ अंदर कोई शहर या कोई जगह हो सकती है, ऐसा विंग को आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर फिर भी इतना दूर आया था तो खाली हाथ तो लौटने से रहा, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा था। पर वो कब तक बढ़ पाता, वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था। ऊपर से उसके लेग की इंजरी बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रही थी, क्योंकि वो बहुत बार गिरा था, इसलिए वो स्टिचेस खुल चुके थे, उसमें से खून भी बह रहा था। पर विंग के पास रुककर फर्स्ट एड करने का वक्त तो नहीं था, पर अभी वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसकी बॉडी पूरा गिव अप कर चुकी थी। साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जंगल था, जानवर थे, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी जो विंग को डरा रही थी। आज विंग को सबसे ज़्यादा वांगजी की कमी खल रही थी, पर वो ये जो कुछ भी कर रहा था वो कर भी तो वांगजी की वजह से रहा था ना, इसीलिए वो जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर एक वक्त ऐसा आया कि विंग से बिल्कुल भी चलना हो ही नहीं रहा था। विंग के पास भले ही टाइम कम था, पर विंग को इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी कि विंग एक जगह पर रुक जाता है। वो एक पेड़ के पास रुकता है और अपने पीठ से बैग को नीचे रखता है, उस बैग में से वाटर बॉटल निकालता है और पानी को पीने लगता है। विंग अभी पानी पी ही रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि अचानक उसके आसपास बहुत सारी धुंध जमा हो रही है। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो अपने आसपास देख रहा था। ये धुंध वाइट कलर की थी, जिससे विंग धीरे धीरे कवर हो रहा था। विंग ने तुरंत अपनी बैग को उठाया और वो उस धुंध से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो धुंध बढ़ रही थी, वैसे वैसे जंगल में से जो आवाज़ें आ रही थी वो कम हो रही थी और एक अजीब सा सन्नाटा विंग के आसपास छा रहा था। जैसे ही विंग को यह महसूस हुआ था, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और अब जाकर विंग को डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि इस पूरे पहाड़ पर वो अकेला है। यहाँ अगर उसे कुछ हो गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, और अगर वो मर गया तो उसका उसे कोई गम नहीं है, पर उसके बाद उसके अल्फा को कौन बचाएगा, क्योंकि विंग ही वांगजी की आखिरी उम्मीद है। अगर आज यहाँ विंग मर गया तो वांगजी भी मर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस घोस्ट को तो नहीं पता ना कि विंग यहाँ उसके प्यार को ढूंढने आया है, जिस वजह से वो शमन को यहाँ ढूंढ रहा है। मतलब शमन ही बताएगी ना उस घोस्ट के बारे में, तो यही इसी उम्मीद में तो विंग यहाँ आया है। खैर, विंग भले ही बहुत ज़्यादा डर रहा था, पर वो आगे भी बढ़ रहा था और वो लगातार अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। उसने अपने माइंड को सिर्फ वांगजी की तरफ ही करके रखा था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ वांगजी की तरफ था। उसकी मेमोरीज़ को वो लगातार याद कर रहा था, उन स्वीट मेमोरीज़ को जिसमें विंग और वांगजी एक साथ थे। वो दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे, उनकी वो हंसी खुशी
वो प्यारी सी जिंदगी जिसमें वो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तक रेडी थे। साथ ही विंग वो वॉव्स याद कर रहा था जो उन्होंने शादी के वक्त लिए थे, वो कस्में, वो वादे जो वो अक्सर खाया करते थे एक साथ जीने के और मरने के। विंग अक्सर वांगजी से कहा करता था कि अगर वांगजी पर मुसीबत आई तो विंग हर हद पार कर देगा, और आज उसी हद का इम्तिहान था। यही सोचते हुए विंग आगे बढ़ रहा था। उसके माइंड में कंटिन्यू वांगजी था। कुछ देर बाद ही विंग ये महसूस करता है कि वो उस धुंध को पीछे छोड़कर आगे आ चुका है, और जैसे ही वो धुंध हटी थी विंग के सामने एक ब्यूटीफुल नज़ारा था। विंग के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल था, साथ ही एक पॉन्ड भी था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग को ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो लग रहा था, पर फिर भी अभी इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। इसीलिए वो इस नज़ारे को इग्नोर करके आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, पर विंग पता नहीं क्यों उस पॉन्ड से आगे जा नहीं पा रहा था। उसके पैर उसे अलाउ नहीं कर रहे थे, जैसे कुछ है जो उसे रोक रहा था। विंग डीप ब्रेथ लेने लगता है। वो सोचता है कि हो सकता है उस धुंध की वजह से वो थोड़ा मैनिपुलेट हो रहा है। इसीलिए विंग अपनी बैग को नीचे रखता है और वो उस पॉन्ड की तरफ चला जाता है। वो अपने फेस पर पानी मारता है और अब विंग थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा था। विंग फिर से उस पानी में हाथ डालता है ताकि वो उस पानी को फिर से अपने फेस पर मार सके, पर जैसे ही वो पानी में इस बार अपना अक्स देखता है, विंग टोटली डर चुका था और वो बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ जाकर गिर चुका था। विंग जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और फिर से डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि वो फिर से ये मेक शो करने चाहता था कि उसने अभी जो देखा वो बस उसके आँखों का धोखा है या कुछ और है। इसीलिए वो फिर से पानी में अपना अक्स देखता है। तब विंग टोटली शॉक हो चुका था। उसकी आंखें शॉक से बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि विंग को उस पानी में अपने अक्स में शक्ल तो अपनी ही नज़र आ रही थी, पर उसने जो कपड़े पहन के रखी थी वो टोटली अलग थे। विंग का हेयर स्टाइल भी अलग था और इनफैक्ट विंग एक अलग पर्सनैलिटी लग रहा था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। विंग तुरंत फिर से पानी से दूर होता है और अपने आप को देखने लगता है, पर रियलिटी में उसने सिर्फ एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के रखी थी, पर पानी में जो अक्स नज़र आ रहा था उसमें उसका फेस तो सेम था, पर उसने एक ब्लैक कलर का रोब पहन के रखा था। साथ ही उसके बाल लंबे थे और उसने अपने बालों में एक पोनी बांध के रखी थी जिसमें रेड कलर का रिबन था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या ये कोई हेलुसिनेशन है, इमेजिनेशन है, या फिर विंग इतना ज़्यादा थक चुका है कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहा है। पर खैर विंग ऑलरेडी ही डर चुका था। विंग अपने आप को ही समझाते हुए कहता है, डर मत, हो सकता है ये कोई मैजिक हो, क्योंकि ये कल्टीवेटर का इलाका है, यहाँ पहले कल्टीवेटर रहते थे, तो हो सकता है ये कोई मैजिक हो। विंग के अलावा इन सब बातों के अलावा विंग के पास अभी फ़िलहाल इसका कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं, पर फिर भी वो डीप ब्रीथ लेता है, अपनी आइज़ बंद करता है और अपने अल्फा के बारे में सोचने लगता है। वो लगातार वांगजी के उस प्यारी सी शक्ल को अपने जहन में ला रहा था ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके, पर इस बार कुछ अलग हुआ। अब तक तो विंग को वांगजी की ही शक्ल नज़र आ रही थी जो उसके साथ बहुत हैप्पीली वक्त बिता रहा था, पर इस बार जब से विंग ने अपना अक्स उस पानी में देखा था, तब से उसने जब अपनी आंखें बंद की और वांगजी को याद करने की कोशिश की तो वांगजी की छवि उसे जैसी नज़र आनी चाहिए थी वैसी नज़र नहीं आ रही थी। एक्चुअली वांगजी का फेस तो बिल्कुल सेम था, पर उसने जो कपड़े पहने थे वो हिस्टोरिकल थे। उसने एक वाइट कलर का हानफू पहन के रखा था, साथ ही उसके भी बाल लंबे थे और उसके हाथ में एक सॉर्ड थी। इसे देखकर विंग टोटली कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि आज तक वांगजी ने कभी भी हिस्टोरिकल क्लोथ नहीं पहने थे। साथ ही विंग ने भी उसे कभी भी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था।
विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले तो वो खुद को पानी में हिस्टोरिकल ड्रेस में देख रहा है। अब उसके जहन में जो वांग जी की तस्वीर है वो भी हिस्टोरिकल है। ऐसा विंग के साथ हो क्यों रहा है? खैर, अभी इन बातों का विंग के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उस पॉन्ड के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग का बैग उस पॉन्ड के पास रखा हुआ था। इसलिए वो उठता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और उस पॉन्ड के पास जाता है। वो अपने बैग को उठाकर वहाँ से वापस जाने ही वाला था, क्योंकि इस बार विंग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पॉन्ड में अपना अक्स देख सके। इसीलिए विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया था, अपनी आइज़ को क्लोज़ किया था और उस बैग को जैसे तैसे करके उठाया था और सीधा वो जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा जाकर उसी पॉन्ड में गिर जाता है। विंग एक ट्रेन स्विमर था, उसे स्विमिंग बहुत अच्छी तरीके से आती थी, इसलिए विंग अपनी स्विमिंग स्किल ट्राई करने की कोशिश करता है, पर इस बार सरप्राइजिंगली विंग स्विम नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट वो पॉन्ड में नीचे की तरफ खींचा जा रहा था। विंग अपने बहुत हाथ पांव मार रहा था ताकि वो उस पॉन्ड से बाहर आ सके, पर वो उस पॉन्ड से निकल ही नहीं पा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ उसे पॉन्ड के अंदर खींच रही हो। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.